नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में, क्वार्टरली हॉरोस्कोप। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, जिसमें मैं ग्रहों का प्रभाव जीवन के प्रमुख एरियाज पर बताता हूँ। जनरल प्रेडिक्शन, करियर, बिजनेस, धन आदि। साप्ताहिक राशिफल तो हर हफ्ते आते हैं, जो चंद्रमा की स्थिति पर आधारित होते हैं, और बाकी भी ग्रहों के यथासंभव मैं गोचरीय वीडियोस देता ही हूँ। लेकिन इन सब में से त्रैमासिक राशिफल एक बहुत विशिष्ट स्थान ग्रहण करता है, क्योंकि एक ऐसा राशिफल है जिसमें 90 दिन में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, क्या युति रहेगी, क्या प्रभाव रहेगा, उसका मैं एक आंकलन करता हूँ, एक अपने स्तर पर विवेचन करता हूँ। जो व्यक्ति समझता है कि ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं है, अपितु एक विद्या है मार्गदर्शन की, जो ये समझता है कि अपने आप को ग्रहों की स्थिति के अनुरूप ढालने से जीवन थोड़ा व्यवस्थित हो जाता है, उनके लिए ये 90 दिन का राशिफल, त्रैमासिक राशिफल बहुत विशेष होता है। क्योंकि वो समझते हैं कि कहाँ पे कुछ अच्छा हो रहा है तो वहाँ पे लाभ उठाएं, कुछ बुरा हो रहा है तो उससे बचें। और यकीन मानिए, जो 90 दिन का कालखंड है 2026 के शुरुआती साल का, शुरुआती भाग का, इसमें बहुत कुछ घटित होगा। सबसे एक विशेष चीज़ तो आपको 3 महीनों में देखने को मिलेगी, वह है ग्रहों की युतियाँ, कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट्स। कई ग्रह एक साथ बैठेंगे, कभी 4 ग्रहों की युति, कभी 3 ग्रहों की युति, और एक बार तो 5 ग्रहों की युति भी होगी। मंगल उच्च के हो जाएंगे, शुक्र उच्च के होंगे, सूर्य पर पहले ग्रहण दोष लगेगा, फिर ग्रहण लगेगा जो खगोलीय घटना होती है। मार्च आते आते बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, पिता पुत्र संबंध बनेगा, यानी कि सूर्य और शनि की युति होगी। तो बहुत कुछ घट रहा है और यही आंकलन मैं करूंगा इस वीडियो में। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। अलग अलग नहीं बन सकते हैं राशिफल, जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से अगर आप देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता है कि आपकी लग्न राशि क्या है, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं जनवरी के महीने के साथ। जनवरी का महीना बहुत विशिष्ट है। यहाँ पे बहुत अच्छी घटनाएं भी घटेंगी, 2-3 संवेदनशील चीज़ें भी होंगी, दोनों की ही बात करेंगे। जो प्रथम गोचर होगा जनवरी का, वो तो जनवरी 13 को होगा, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो आपका 11वां भाव, वहाँ पर 4 ग्रहों की युति है, शुक्र, बुध, मंगल, सूर्य, और 3 ग्रहों की दृष्टि, यानी कि आपका लाभ स्थान 7 ग्रहों से प्रभावित है, 7 ग्रहों से। और मैं कई बार इस चीज़ को बताता हूँ, जितने ग्रह 11वें भाव पर प्रभाव डालते हैं उतना अच्छा होता है। हर चीज़ के लिए नहीं, जैसे कभी कभी होता है व्यक्ति के 11वें भाव में बहुत सारे ग्रह हैं तो वो बहुत पैसा कमाता है, उसका भाग्य भी साथ देता है। इसके पीछे कई कारण हैं। कोई कभी भी एक भाव में अगर बहुत सारे ग्रह होते हैं, उससे 11वां भाव अपने आप बली हो जाता है। अष्टकवर उसका कारण होता है। तो अगर 11वें भाव में बहुत सारे ग्रह हैं तो भाग्य भी साथ देगा, क्योंकि 11वें से 11वां क्या हुआ, भाग्य हुआ। लेकिन 11वां भाव बहुत बड़ी बीमारियां भी दे सकता है, इसलिए अगर 11वें भाव से धन आता है ना, तो साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। खैर, वो चर्चा कभी और करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके 11वें घर में शुक्र हैं सबसे पहले तो, जो आपके योग कारक हैं, भाग्येश हैं, चौथे घर के स्वामी हैं और भाग्य स्थान के स्वामी हैं।
उनका अपने आप में 11वें घर में बैठना प्रॉपर्टी एसेट्स की वृद्धि दिखाता है। और यहाँ पे वो मंगल के साथ बैठे हैं जो प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो ये और प्रबलता से दिखाता है कि प्रॉपर्टी से संबंधित आपको लाभ प्राप्त होगा। मंगल आपके कर्मेश हैं और शुक्र जो है वो आपके 10वें से 12वें के और 10वें से सप्तम के स्वामी हैं। कुछ लोगों का साल के शुरुआत में ही डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है करियर में विद सम रिकॉग्निशन। मंगल यहाँ पे अच्छी अवस्था में माने जाते हैं, तो मंगल एक उपचय भाव के स्वामी हैं और एक और उपचय भाव में बैठे हैं और योग कारक के साथ। तो गतिमान समय यानी कि बहुत तेज गति से, तीव्र गति से आप आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पे दोनों ही त्रिकोणों के स्वामी बैठे हैं, बुध और शुक्र, भाग्यशाली योग। और सूर्य भी केंद्र के स्वामी हैं, तो केंद्र के स्वामी दो त्रिकोणों के स्वामी के साथ, बल्कि दो केंद्र के स्वामी दो त्रिकोणों के स्वामी के साथ लाभ स्थान में बैठे हैं। यकीन मानिए वर्ष का शुरुआती भाग ही लाभकारी, भाग्यकारी, शुभ, अतिशुभ, सुशोभित आपके लिए दिख रहा है। यहां पर इस प्रबलता को कई गुना बढ़ाने वाली दृष्टि है शनिदेव की, क्योंकि वो आपके लग्नेश हैं, मार्गी हो चुके हैं नवंबर के अंत से ही, और वो धन स्थान में बैठकर लाभ स्थान को देख रहे हैं। धन के रूप में, भौतिक रूप में वर्ष का शुरुआती भाग अच्छा है। सप्तमेश यहाँ पे हैं, बिजनेस में आगे बढ़ना है, इससे अच्छा मौका नहीं। दशमेश यहाँ पे हैं, करियर में आगे बढ़ना है, इससे अच्छा मौका नहीं। कई लोगों का पैसा बढ़ेगा ही, प्रमोशन हो ना हो, पैसा, इंक्रीमेंट्स, एक्स्ट्रा मनी सब कुछ प्राप्त होगा। एसेट्स की वृद्धि, मैंने प्रॉपर्टी की बात करी है, एसेट्स की वृद्धि का टाइम होता है। इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, एसआईपी में लगा पाएंगे, स्टॉक्स लेंगे, बॉन्ड लेंगे। आजकल बहुत चीज़ें, गोल्ड बॉन्ड है, आरबीआई के बॉन्ड्स तो हमेशा ही से रहे हैं, आजकल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आ रहे हैं, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम है। और ये सारे ग्रह पंचम को देखेंगे तो कुछ स्पेकुलेटिव मार्केट से भी लाभ हो सकता है। जो लोग सीखना चाहते हैं इन चीज़ों को, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। यहाँ पर केतु का प्रभाव है, अपने कमियों को दूर करने के लिए, अपनी कमियों को समझकर सुधारने का टाइम है, अपनी गलतियों को से सीख के सुधारने का टाइम है और कमियों को पूरा करने का टाइम है। और यहाँ पर गुरु का प्रभाव भी है, जो वक्री है अवश्य, लेकिन लाभेश धनेश हैं, तो जो धन के काम रुक रहे थे वो आराम से बनेंगे। तो ये ग्रहों की युतियां ही आपके लिए ना बहुत श्रेष्ठ दिख रही है। 11वें भाव पर इतने ग्रहों का प्रभाव वृद्धि दिखाता है, एक्सपेंशन दिखाता है। अगर आपने कर्म किए, यकीन मानिए जनवरी में आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। केवल एक ही चीज रोक सकती है, वो है सेहत। क्योंकि जैसे हमने शुरू में कहा कि 11वां भाव छठे से छठा भाव है, और यहाँ पे आपके अष्टमेश हैं, आपके मंगल हैं, जो शनि के लग्नों के लिए बहुत अच्छे नहीं माने जाते। तो ये थोड़ा सा हेल्थ इशू दिखाता है। तो हेल्थ वाइज थोड़ा अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान देंगे ना, तो इस ग्रहों के प्रभाव का लाभ उठा पाएंगे। अदरवाइज थोड़ा सा पीछे छूट जाएंगे लाभ उठाने में। लेकिन बहुत उपयुक्त समय है अपनी चीज़ों को सुधारने के लिए। ये इच्छा पूर्ति का बहुत सुंदर योग है। आप कर्म कीजिए, यकीन मानिए अपनी इच्छाएं, अपने जो टिप्स पे आपने रखी होंगी ना, वो पूरी हो जाएंगी। बहुत अच्छा समय। 13 जनवरी से गोचर स्टार्ट होंगे। पहला गोचर शुक्र का होगा। एक तो 12वें घर के शुक्र, बहुत अच्छी पोजीशन होती है। मैं कई बार कहता हूँ ना कि एक एक्सेप्शन है 12वें घर के शुक्र। दूसरा योग कारक ग्रह, तो विदेश के काम, विदेश संबंधित काम पूरे होंगे। नवमेश 12वें घर में है, जो लोग ऑलरेडी विदेश में रहते हैं उनके लिए तो लाभ ही लाभ। लग्जरीज पे पैसा खर्च करेंगे। लग्जरीज पे पैसा व्यक्ति तभी खर्च करता है जब पैसा होता है। अब 11वें घर में इतने सारे ग्रह थे तो कुछ पैसा कमाएंगे, अपनी ख्वाहिशें, अपनी इच्छाएं, अपनी डिजायर्स पूरे कर पाएंगे। योग कारक हैं तो धार्मिक स्थलों पर जाने का मौका मिलेगा, विदेश यात्राएं होंगी। चौथे घर के स्वामी है 12वें घर में, तो प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो बहुत अच्छा योग है। और एक प्रकार से 12वें घर के शुक्र अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने का मौका भी देते हैं। अपने ऊपर व्यक्ति खुलकर खर्च करता है, जिसका 12वें घर में शुक्र है, अपने ऊपर भी और अपनों के ऊपर भी। देखिए, पैसा खर्च करवाने वाला ग्रह शुक्र है, और राहु भी है थोड़े बहुत। कई लोग होते हैं पैसा होता है, खर्च नहीं कर पाते। यकीन मानिए, देखिए उन लोगों का जीवन कि पैसा है लेकिन खर्च करने में आफत, तो क्यों कमा रहे हैं पैसा। बहुत ऐसे लोग होते हैं।
उनका शायद बृहस्पति बहुत अच्छा हो सकता है, उनका दूसरे भाव का स्वामी बहुत अच्छा हो सकता है, इंदु लग्न, श्री लग्न बहुत, लेकिन अगर शुक्र अच्छा नहीं है ना, मेरे पास कई कुंडलियाँ, मेरे को व्यक्ति की हमेशा कुंडली याद आती है, छठे घर के शुक्र, बहुत पैसा है, बचाते रहते हैं, और उनका पैसा कहाँ जाता है? लीगल केसेस में। इतना पैसा लीगल केसेस पे गया, हमेशा बचाने की आदत है, खर्च नहीं करेंगे, फिर कोई फटका लगता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, लीगल केसेस पे लाखों करोड़ों जाते हैं, या फिर घर वालों के उस पर, अपने ऊपर वो खर्च कर ही नहीं सकते। तो ये शुक्र 12वें घर के आपको बहुत लाभ देने वाले हैं, बहुत लाभ। खर्चे थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन मैंने कहा ना, खर्चे करने का सामर्थ्य आपको देंगे। 12वें घर में जब योग कारक ग्रह आते हैं ना, तो कुछ नया करने का मौका भी मिलता है, कुछ एक नया स्टार्ट लेने का मौका भी मिलता है। 14 जनवरी को शुक्र और सूर्य की युति हो जाएगी, कुछ मायनों में अच्छा है। सप्तमेश 12वें घर में है, अपने बिजनेस में अगर आप कोई लोन देख रहे थे, इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे थे, अच्छा है। वो आपके सूर्य जो है योग कारक के साथ बैठे हैं, तो बिजनेस में कई गुना लाभ आपको मिलेगा। सूर्य 12वें घर में योग कारक के साथ है, छठे घर को देख रहे हैं, लीगल कॉम्प्लिकेशन से निकलने का मौका मिलेगा, बहुत अच्छा है। लेकिन सप्तमेश है और कारक शुक्र, विवाहिक जीवन की बात कर रहा हूँ, तो मैरिड लाइफ पे झगड़े स्टार्ट होंगे, आपके पति या पत्नी की सेहत भी यहाँ पर बहुत बिगड़ सकती है। सरकारी बाधाएं कुछ यहाँ पे आपको, सरकारी नुकसान कुछ झेलना पड़ सकता है अगर उस प्रकार की सिचुएशन में होते हैं। तो कोई सरकारी कार्य अगर स्टार्ट करना है, कोई अप्लाई करना है, कोई लाइसेंस, पासपोर्ट आदि अप्लाई करना है, तो कोशिश कीजिएगा कि सूर्य के गोचर से पहले कर ले, यानी कि 14 तारीख से पहले। उसके इस पीरियड में करते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें अटक जाती हैं, और एक बार सरकारी काम अटका तो फिर उसको ठीक करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। 16 जनवरी को मंगल का गोचर भी हो जाएगा, और मंगल भी आपके 12वें घर में आ जाएंगे, लेकिन उच्च की अवस्था में आ जाएंगे। इसके भी कुछ बहुत अच्छे मायने होंगे। 10वें घर के स्वामी 12वें घर में, विदेश में जॉब ढूंढने का मौका, वो भी उच्च के, तो कुछ सडन चेंजेस, रोल चेंजेस वगैरह आपके हो सकते हैं। यहाँ पे जो मंगल हैं वो आपके शुक्र के साथ हैं, जो योग कारक हैं, तो फिर से कुछ नए रोल्स आपको अपने करियर में मिल सकते हैं। विदेश से बहुत बड़ा लाभ कुछ मिल सकता है। आप एमएनसी में ही काम करते हैं, विदेश से संबंधित बिजनेस है, बहुत बड़ा लाभ। आप विदेश में पढ़ने जाना चाहते हैं, विदेश का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय। विदेश यात्रा करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। और क्योंकि तीसरे घर के स्वामी और नवम भाव के स्वामी 12वें घर में है, ये धार्मिक यात्राओं का भी योग भी बनाता है, आध्यात्मिक यात्राओं का योग भी बनाता है। सूर्य मंगल साथ में है, दशमेश और सप्तमेश और योग कारक, प्रमोशन की स्थिति बन सकती है। बस ये है कि 12वां घर क्योंकि इन्वॉल्व है ना, हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, लेकिन आपको ऐसा डिपार्टमेंट दे दिया जाए जिसमें आप थोड़े अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन प्रमोशन के बहुत चांसेस हैं। खर्चे बढ़ते रहेंगे। हाँ, यहाँ से एक चीज़ का ध्यान देना है कि अब मंगल का जो गोचर हुआ है, यहाँ से बनता है करीबन 135-40 दिन का मंगल दोष, क्योंकि 45 दिन यहाँ, 45 यहाँ, 45 यहाँ। तो यहाँ से मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी सूर्य के गोचर के कारण, वो बढ़ेगी। खर्चे बहुत होंगे, सेहत का ध्यान दें, क्योंकि 12वें घर में जब सूर्य मंगल आ गए तो कई प्रकार के रोग दे सकते हैं, मैं आऊँगा उस पर। और 17 जनवरी को बुध भी यहीं पे आ जाएंगे, बुध महाराज भी यहीं पे आ जाएंगे। अब ये कुछ अच्छा कुछ बुरा है। जॉब चेंज का बहुत अच्छा योग है। क्यों? क्योंकि 10वें घर के स्वामी मंगल लग्न से अष्टम और 10वें के अष्टम, यानी कि बुध उनके साथ बैठे हैं, और 12वां घर है, तो जॉब चेंज करने का बहुत अच्छा योग बनेगा। बुध विपरीत राजयोग बना रहे हैं और इतने सारे ग्रहों के साथ छठे घर को देख रहे हैं। लीगल केसेस को सॉल्व अपने हक में, अपने हित में करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। किसी डिजीज़ के डायग्नोसिस और नए इलाज ढूंढने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। विदेश संबंधित यात्राएं, विदेश संबंधित काम। पंचमेश 12वें घर में है, जो बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, जाना चाहते हैं, दोनों के लिए लाभकारी। वीज़ा इशू सॉल्व हो सकते हैं, बहुत अच्छा समय है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन क्योंकि बुध हैं और वो 8वें घर के स्वामी हैं, कभी कभी व्यक्ति ना यहाँ पे बहुत इनसिक्योर भी हो जाता है। स्पेशली कुछ लोग आपको बहुत इन्फ्लुएंस करने का यहाँ पे प्रयत्न करेंगे, तो उनसे थोड़ा सा बचें। अदरवाइज ये जो समय है काफ़ी अच्छा है।
खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं। अगर हम देखें तो वक्री गुरु से अष्टम में और वक्री केतु, केतु हमेशा वक्री होते हैं, उनसे छठे में, तो ये गुरु और केतु जो दो वक्र ग्रह हैं, केतु सदैव वक्री रहते हैं, गुरु अभी वक्री है, उनसे षडाष्टक योग बना है इतने सारे ग्रहों का। तो इसके 2-3 नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सबसे पहला तो कि आपके खर्चे, जैसे मैंने कहा, बहुत बढ़ेंगे, छोटे छोटे विघ्न आते रहेंगे चीज़ों में, और कभी कभी आपका फोकस बहुत हट जाएगा। तो आई थिंक इन चीज़ों पर अगर आपने काम कर लिया तो ये महीना बहुत अच्छा है। अगर हम सेहत की बात करें तो पैरों के रोग, पेट संबंधित रोग, फूड हैबिट्स के कारण प्रॉब्लम्स, हड्डियों के रोग, बीपी के इश्यूज, हार्मोनल प्रॉब्लम, ग्रंथियों से संबंधित प्रॉब्लम, दंत विकार यानी कि दांतों की प्रॉब्लम, और स्किन डिसऑर्डर्स आपको बहुत तंग करेंगे। तो इन सब एरियाज पर जितना ध्यान दे सकते हैं उतना आपके लिए श्रेष्ठ है। चलते हैं फरवरी के महीने की तरफ। यहाँ पे थोड़ा सा संवेदनशील टाइम होगा क्योंकि ग्रहण लग रहा है, ग्रहण दोष लग रहा है, वो लग्न में ही लगेगा। शुरू करते हैं। पहला जो प्रभाव होगा ग्रहों का या ग्रह का, वो है बुध का। बुध लग्न में आकर बैठ जाएंगे आपके 3 फरवरी को। युति होगी राहु और बुध की। ये मिश्रित युति है, कई एरियाज में बहुत अच्छी है। अनकन्वेंशनल सोच, अनकन्वेंशनल आइडियाज, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, कुछ नई सोच प्राप्त करना, या कोई ऐसा क्रिएटिविटी या क्रिएटिव आइडिया आ जाना जो जीवन का रुख बदल दे। अधिकतम जो लोग कुछ अलग से कुछ इन्वेंट करते हैं ना, उनमें, उनकी कुंडली में राहु बुध का या इवन राहु चंद्रमा की कुछ युति होती ही है या कुछ संबंध बनता ही है कुंडली में। अब बुध जो है वो आपके पंचमेश है, तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि आइडियाज बहुत आएंगे। और बुध पंचमेश है, राहु के साथ बैठे हैं, तो जो विदेश जाना चाहते हैं बच्चे, उनके लिए, स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत अच्छा है। बुध अष्टमेश भी है, पंचमेश भी है, राहु के साथ बैठे हैं। इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग रहेगी, बहुत स्ट्रांग। स्पेकुलेटिव मार्केट्स आदि के लिए बहुत लाभकारी समय है। इसका लाभ उठाइए, जितना लाभ उठा सकते हैं उतना लाभ उठाइए। सोच असीमित हो जाएगी इस समय पर। आपको ऐसे आइडियाज आएंगे जिसमें आपने कुछ भी परसेंटेज इंप्लीमेंट कर लिए ना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अष्टमेश लग्न में राहु के साथ है, यह अचानक से धन, गुप्त धन की वृद्धि भी दिखाता है। और पंचमेश राहु के साथ है, मंत्र साधना आदि भी दिखाता है। नॉर्मल से हटके से तंत्र, कोई तांत्रिक मंत्र है, तंत्रोक्त मंत्र है, उसकी साधना, अगर आपके पास गुरु है तो। हाँ, बस ध्यान ये देना है कि बुध अष्टमेश होकर लग्न में है और राहु के साथ में। ये एक और चीज़ दिखाता है कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया भी हो सकती है। तो इस समय में जो भी संवेदनशील जगहें होती हैं जहाँ पे तंत्र का उपयोग होता है, वो चौराहा हो, कोई जैसे शनिदेव का मंदिर हो, बहुत तंत्र क्रिया होती है वहाँ पे, पीपल का पेड़ हो, काली माता का मंदिर हो, तो उस जगह पर कुछ दिनों के लिए जाने से बचें। इसके बाद 6 फरवरी को तो आपके लिए बहुत शुभ गोचर हो रहा है, वो है शुक्र का गोचर। शुक्र आपके लग्नस्थ हो जाएंगे, लग्न में ही आकर बैठ जाएंगे। योग कारक ग्रह, लक्ष्मी कारक ग्रह, राजयोग बनाता ग्रह, भाग्यिक ग्रह लग्न में, भाग्य की वृद्धि होगी। चौथे घर के स्वामी लग्न में, प्रॉपर्टी की वृद्धि होगी, घर में आर्थिक संपन्नता, खुशियां आएंगी। शुक्र यहाँ पे बुध के साथ हैं, 2 त्रिकोणों के स्वामी लग्न में, इससे अच्छा भाग्यशाली योग नहीं होता। अगर आपकी कुंडली में 2 त्रिकोणों के स्वामी साथ में किसी अच्छे भाव में बैठे हैं, वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है, गिवन दैट कि और कोई बहुत बुरा दरिद्र योग, अरिष्ट योग नहीं बन गया कि भाई लग्नेश ही डीप कंबस्या, बहुत ज़्यादा अस्त है, लग्नेश पाप कर्तरी में है, लग्न बहुत बुरी तरह से पाप कर्तरी में है, और कुछ ऐसे अरिष्ट दोष होते हैं, जो कई ऐसे अरिष्ट दोष होते हैं जो कुंडली की स्ट्रेंथ खराब कर देते हैं। अगर वैसा नहीं होता ना, तो ये पंचम नवम की जोड़ी बहुत बहुमूल्य होती है। तो ये आपके लग्न में बन रही है, बहुत अच्छा समय है। भाग्य साथ देगा, विचार साथ देंगे, आइडियाज आएंगे। राहु के साथ हैं तो विदेश से लाभ, स्पेकुलेटिव मार्केट्स, कुछ अलग करना, कुछ रिस्क लेना, सबके लिए बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी की वृद्धि, विदेश में है, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा योग है। और जब शुक्र लग्न में आते हैं तो विवाह का योग भी बनाते हैं। अभी सप्तम में केतु चल रहे हैं, तो जो लोग विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन ये शुक्र का यहाँ पे आना ही अच्छा दिखाता है। और ये बहुत भाग्यशाली भी होता है, क्योंकि योग कारक का लग्न में आना यानी कि
कई आपकी बाधाएं दूर होती हैं और कई आपके काम बनना शुरू होते हैं। श्रेष्ठ है, उच्चतम है, उत्तम है। फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, होगी सूर्य के गोचर से। 13 तारीख को सूर्य लग्न में आएंगे। सूर्य पर साल में 2 बार ग्रहण दोष लगता है, एक बार जब वो राहु के साथ होते हैं, एक बार जब वो केतु के साथ होते हैं। अब यहाँ पे ग्रहण दोष तो लग गया, इसके बाद ही खगोलीय घटना जो होती है ग्रहण, वो भी लग जाएगा। तो ये 13 तारीख से जो ग्रहण दोष है, फिर 17 को ग्रहण है, यहाँ से संवेदनशीलता स्टार्ट होगी। क्योंकि पहला तो ये आपके लग्न में हो रहा है, दूसरा इसमें आपके मार्केश हैं और जो आपके अति शत्रु ग्रह हैं सूर्य, उन पर ये ग्रहण लग रहा है और ये लग्न में है। तो पहला तो अचानक से सेहत बिगड़ सकती है, कुछ सरकारी कार्य बहुत तंग कर सकते हैं। तो सरकारी बाधाएं, आपसे ऊपर जो लोग हैं कार्य क्षेत्र में, घर के बड़ों से झगड़ा होना, अथॉरिटीज से प्रॉब्लम होना। और लग्न में क्योंकि ग्रहण है तो कभी कभी बहुत अनिश्चितता आ जाती है, व्यक्ति के कंट्रोल में चीज़ें रह ही नहीं पाती, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि सप्तमेश पर ग्रहण है सूर्य पर, मैरिड लाइफ में भूचाल आ सकता है। अचानक से कुछ लोगों के मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कतें आ सकती है, तो बहुत ध्यान दें। और लग्न में ग्रहण का लगना यानी कि, और जब ये लग्न में ग्रहण लग रहा है तो उसमें बाकी ग्रह भी प्रभावित हैं, जिसमें आपके योग कारक शुक्र भी हैं, आपके भाग्येश शुक्र भी हैं। तो शुरुआत में सब कुछ अच्छा दिख रहा था, लेकिन 13-14 तारीख के बाद जीवन अनिश्चिततापूर्ण हो जाएगा। सेहत, मैरिड लाइफ, इमेज, सरकारी कार्य, हर चीज में बाधाएं आना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे सचेत रहें। 23 फरवरी को लग्न में मंगल भी आ जाएंगे। अब कुछ एरियाज में अच्छा प्रभाव देंगे क्योंकि लग्न में मंगल है, दशमेश है, उच्च कोटि का राजयोग बनता है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, अंकित कर देता हूँ कि जब सूर्य ग्रहण लगता है, जैसे 17 तारीख को लगा था, तो अमावस्या पे लगता है, तो चंद्रमा सूर्य के साथ में ही होंगे उस दिन। ठीक है, तो लग्न में मंगल का आना अच्छा होता है। यहाँ पे दशमेश है तो थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस डगमगाया था ना, वो वापस आएगा। 2 उपचे घरों के स्वामी हैं तो गति आएगी। तो कह सकते हैं कि 13 तारीख से 23 फरवरी तक का टाइम तो काफ़ी कष्टकारी रहेगा, लेकिन उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे करके कंट्रोल में आएंगी, काम बनना शुरू होंगे। लेकिन लग्न में अंगारक योग भी बन रहा है, राहु मंगल, ऊपर से सूर्य भी है, तो एग्रेशन बहुत बढ़ जाएगा, कई गुना एग्रेशन आपका यहाँ पर बढ़ सकता है। थोड़ा सचेत रहें। पैतृक संपत्ति से संबंधित चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है। लेकिन लग्न में शुक्र मंगल भी हैं और अभी ग्रहण का प्रभाव रहा था, शुक्र मंगल का लग्न में आना, साथ में होना चौथे भाव में, कुछ और भावों में वहीक्यूलर एक्सीडेंट का योग भी बनाता है। तो यहाँ पे उस एरिया पर भी आपको काफ़ी ध्यान देना है। 26 फरवरी को बुध भी वक्री हो जाएंगे। मैंने कहा ना, फरवरी का महीना है संवेदनशील। शुरुआत बहुत अच्छी होगी फरवरी की, लेकिन 13 तारीख के बाद कष्ट है। अब अष्टमेश वक्री हो गए बुध। अब बुध जब वक्री होते हैं तो उल्टी खोपड़ी, उल्टी बुद्धि। सत्यता तो यही है, मैं बुरा नहीं कहता, कई लोग बहुत बड़े बड़े, लेकिन वो व्यक्ति कभी सीधा नहीं सोचेगा। अब उसकी कुंडली प्रबल है तो वो एक उल्टे वक्री बुध के साथ भी बहुत आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, इतने सारे ग्रह बुध पर प्रभाव डाल रहे हैं और बुध वक्री हो गए, बहुत गलतियां करेंगे। फोकस की प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, कलीग्स के साथ प्रॉब्लम, रिश्तेदारों के साथ प्रॉब्लम, बच्चों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये फरवरी का मध्य भाग और वहाँ से अंत तक का भाग काफ़ी संवेदनशील है। मैं यही कहूँगा कि फरवरी के अंत तक आते आते या मध्य से ही कोई बहुत बड़ा निर्णय ना ले, और अपने डॉक्यूमेंट्स आदि पर, अपने जहाँ पे आपको साइन करने होते हैं उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा विशिष्ट ध्यान दें, विशेष ध्यान दें। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है फरवरी का महीना। सेहत की अगर बात करें तो स्किन प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, जिनको डायबिटीज़ है बहुत परेशानी होगी, स्किन डिसऑर्डर्स बहुत रहेंगे, दांतों की प्रॉब्लम बनी रहेगी, कोशिकाओं से संबंधित दिक्कत रह सकती है, और जिनको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है वो भी तंग करेगा उनको। तो ये फरवरी का महीना, जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा क्रिटिकल है। चलते हैं मार्च के महीने की तरफ। मार्च का महीना थोड़ा रिलीफ देगा, शुरुआती भाग थोड़ा संवेदनशील है। सबसे पहला गोचर 2 मार्च को ही हो जाएगा। किसका होगा? शुक्र का। शुक्र आपके दूसरे घर में आकर बैठ जाएंगे,
बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छा। क्यों? पहला तो वो उच्च के हो रहे हैं, दूसरा वो आपके भाग्येश हैं, उनका उच्च का होना यानी कि भाग्य की वृद्धि। लक्ष्मी स्थान का स्वामी धन स्थान में उच्च का यानी कि धन प्राप्ति से संबंधित बहुत लाभ। चतुर्थेश अपने से 11वें में प्रॉपर्टी का लाभ, कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट नहीं हो रही थी, रेंट आउट हो सकती है। प्रॉपर्टी कोई खरीदना चाह रहे थे बहुत टाइम से, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी प्राप्त हो सकती है। और क्योंकि चौथे घर के स्वामी 12वें घर के स्वामी के साथ हैं शनि, प्रॉपर्टी बेचने का बहुत अच्छा टाइम है। मनमाने रेट्स पर यानी कि अच्छे रेट्स पर आप अपनी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है शुक्र आपके योग कारक ग्रह हैं। योग कारक ग्रह का लग्नेश के साथ बैठना धन स्थान में और उच्च की अवस्था में होना बहुत सुंदर योग है। धन, फाइनेंसेस, करियर, बिजनेस, हर चीज में वृद्धि होगी। यहाँ पर बहुत शुभ समय है। भौतिक सुखों की प्राप्ति और भाग्य की वृद्धि का योग है। भाग्येश का उच्च का होना यानी कि भाग्य परम बलशाली। ये जो ग्रहण का प्रभाव रहा था ना, वो धीरे धीरे करके यहाँ से कम होगा। लेकिन एक और चीज़ है कि 3 मार्च को फिर से ग्रहण लग रहा है। पहले सूर्य ग्रहण लगा था, अब चंद्र ग्रहण लगेगा। सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या पर, तो चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा पर 3 मार्च को। अब यहाँ पे मैं फिर से कहूँगा सप्तम में तो ना, ये मोटे मोटे तौर पर अगर बात करें तो ये जो 2 ग्रहण हैं इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा आपकी मैरिड लाइफ पर, इमेज पर, हेल्थ पर और फोकस पर, ये ज़्यादा रहेंगे। इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। ये जो चंद्र ग्रहण है ये भी अपनी इमेज, मैरिड लाइफ, अपनी गुडविल, इन चीज़ों को थोड़ा सा बचा के रखिएगा। कुछ दुश्मन आपके यहाँ पे बहुत हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि आपके लग्नेश योग कारक साथ में है तो उतना सेंसिटिव नहीं होगा जितना सूर्य ग्रहण था। 11 मार्च को बहुत सुखद अनुभव होगा आपको, क्योंकि 11 मार्च को गुरु मार्गी हो जाएंगे और ये वक्री अवस्था में लग्न को देख रहे थे। पहला तो लाभेश है, धनेश है, तो उनका मार्गी होना ही धन से संबंधित और लाभ देगा। भाग्य के कारक हैं और वक्री ग्रह का लग्न को देखना यानी कि चीज़ें बहुत अटक अटक के चलती है, संघर्ष बढ़ जाता है। लेकिन अब जब गुरु मार्गी होंगे 11 तारीख से तो और भी शुभ रहेगा। और अगर देखें तो आपका 11वां भाव शनि और गुरु के प्रभाव में है, पहले भी था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि शनि तो मार्च में आ गए थे 25 में, यहाँ देख रहे थे। गुरु मई में आ गए थे, लेकिन फिर मई जून, उसके बाद जुलाई से शनि वक्री हो गए थे। शनि वक्री हुए, वक्री से मार्गी हुए नवंबर में, तो नवंबर तक गुरु वक्री हो गए थे। तो दोनों ने ही मार्गी प्रभाव बहुत कम टाइम देखा या रखा, और अब ये दोबारा मार्गी अवस्था में 11वें घर को देखेंगे, तो ये बहुत श्रेष्ठ है। ये सच में मार्च का महीना आपके धन की वृद्धि के लिए, भौतिक सुखों, भौतिक स्तर के वृद्धि के लिए बहुत अच्छा है। जो खोया, जो नहीं अचीव कर पाए फरवरी में, वो चीज़ें वापस आ पाएंगी और ये बढ़ने का योग है। शुरुआत भी जो वर्ष की हुई थी वो आपके जैसे लाभ स्थान में बहुत सारे ग्रहों के साथ हुई थी, तो ये दिखा रहा है कि ये 3 महीना ना एक्सपेंशन का है, वृद्धि का है, अपने जीवन के स्तर को बहुत ऊपर लेके जाने का है। 15 मार्च को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य आपके धन स्थान में ही आ जाएंगे। मिश्रित है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है। सबसे अच्छा तो शनि सूर्य की होती है दूसरे घर में, गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छी होती है। तो गवर्नमेंट जॉब ट्राई करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, ऑलरेडी करते हैं गवर्नमेंट जॉब, तो उनके प्रमोशन आदि का योग बन जाता है। सप्तमेश योग कारक ग्रह के साथ बैठे हैं जो उच्च के हैं, और लग्नेश के साथ बैठे हैं, बिजनेस में भी लाभ मिलेगा। लेकिन सूर्य दूसरे घर में राजदंड देते हैं, तो सरकारी प्रॉब्लम्स, टैक्सेस आदि के इश्यूज, स्पेशली बिजनेस में कोई आपको प्रॉब्लम सरकार से आ सकती है, तो इसका बहुत ध्यान दें। और यहाँ पे बॉसेस के साथ प्रॉब्लम और कुटुंब में प्रॉब्लम, घर में लड़ाई झगड़े आदि बहुत बढ़ सकते हैं, तो इस पर ध्यान दें। मैरिड लाइफ में तो प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि सप्तमेश शनि के साथ आगे मंगल दोष बना हुआ है। इसके बाद 21 मार्च को एक बहुत अच्छी चीज़ होगी, वो है बुध मार्गी हो जाएंगे। जो वक्री हुए थे, जो मैंने कहा ना एकाग्रता आदि में दिक्कत, कंसंट्रेशन, कम्युनिकेशन, वो 21 मार्च से चीज़ें दूर होंगी। अष्टमेश वक्री थे तो और अस्थिर करते हैं, लेकिन ये चीज़ें अब बेटर होंगी। ग्रहण का प्रभाव भी था लग्न में, तो बुध का मार्गी होना विल बी अ वेरी वेलकम चेंज। वो पंचमेश है तो सीधा सोच पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे, एनालिटिकल कैपेसिटी बढ़ेगी।
तो ये बहुत अच्छा है। और फिर 26 मार्च को शुक्र का गोचर भी हो जाएगा और शुक्र आपके तीसरे घर में आकर बैठ जाएंगे। बहुत श्रेष्ठ है क्योंकि योग कारक है उनका तीसरे घर में आना। कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, कार्यों को पूर्ण करता है, व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य देता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर पाए। लेकिन यही जो शुक्र है केतु से दृष्ट है और सप्तम से त्रिकोण में है। अगर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी जब मंगल यहाँ पे आए थे, यानी कि 16 जनवरी आई थिंक, यकीन मानिए मार्च तक आते आते चीज़ें बहुत वर्स हो सकती है। और केतु का प्रभाव शुक्र पर ये इवन सेपरेशन तक लेके जा सकता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। लव लाइफ में थोड़ी इंप्रूवमेंट होगी क्योंकि पंचमेश वक्री से मार्गी हो गए, लेकिन लव लाइफ में भी ना थोड़ा अट्रैक्शन आदि की कमी तंग कर सकती। लेकिन मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स इस पूरे कालखंड में काफ़ी ज़्यादा दिख रही। सेहत की अगर बात करें तो इन्फेक्शन, स्लीप डिसऑर्डर्स, बीपी की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, नसों के रोग, इंडाइजेशन, इन्फ्लामेशन, लिवर के रोग तंग करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय के स्वरूप में सबसे पहले तो आपको बजरंग बली के मंदिर जाकर हो सके तो उनको चोला अर्पण करिए पंडित जी को बोलकर, और वहीं पर उनको बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं, 4 प्रकार के फलों का भोग लगाएं और फिर वहीं पर बैठकर बजरंग बाण का 2 बार पाठ करें। पंडित जी को दक्षिणा अवश्य दिया कीजिए। इसके बाद आपको शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल का और काली उड़द का दान करना है। 4 मुखी सरसों के तेल का दिया शनिदेव को समर्पित करके वहाँ पे शनि चालीसा का 4 बार पाठ कीजिएगा। महादेव का कच्चे दूध से अभिषेक करके चंदन का विलेपन करें। 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण करें महादेव को। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें और ओम भूताय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। कंबलों का वितरण करें, 1 करें, 10 करें, 100 करें, जितना आपका सामर्थ्य है। ज़रूरतमंद लोगों में करें, एनजीओ में करें और किसी भी गौशाला में चारे की व्यवस्था करें। ये उपाय करेंगे तो अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।